ओके, सबसे पहली चीज, सारे बच्चे होमवर्क करके आए हैं? आई थिंक मैंने 3 वर्ड्स दिए थे पता करके आने को। यस और नो? नो? याद है क्या होमवर्क था लास्ट टाइम? ओके, आई थिंक नो वन हैज डन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों का एग्जाम कैसा गया? ओके, एम आई ऑडिबल और नॉट? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। एवरेज था मैम। एवरेज था? तैयारी Yes, कैसी थी आप लोगों की? मैम की थी तैयारी मैम। ओके, सो व्हाट यू थिंक कितना आ जाएगा? मींस बायोलॉजी कैसा था? मैं बस बायो का ही पूछ रही हूँ। मैम हम सब मैक्सिमम क्वेश्चन तो ग्लैंड्स और सिक्रीशंस पे थे। अच्छा, तो फिर मैम वो ऑलमोस्ट लेवल 1 से ही आया था मॉड्यूल के क्वेश्चंस। ओके, सो मतलब ऐसा था कि जो पढ़ा है और जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, या ऐसा लग रहा था बाहर से क्वेश्चंस हैं? नो मैम, जो पढ़ा है उसमें से आए थे। ओके, मैं क्यों पूछ रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ले रही हूँ, हो सकता है कि हमारी क्वेश्चन प्लॉटिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स नॉट कि हमेशा आप ही गलत रहोगे, आपका एग्जाम हमेशा खराब जाएगा। प्रॉब्लम है, हो सकता है क्वेश्चन प्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो। तो अगर मुझे आपसे राइट रिव्यूज मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, टॉपिक वही है जो पढ़ाया गया है, उसी कंटेंट में से आया है, तो इट मीन्स आपको थोड़े और प्रिपरेशन और मेहनत की जरूरत है एवरी टाइम। बट अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार ऐसा हो रहा है जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा बार बार, तब मतलब हमें फिर क्वेश्चन मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन पेपर देखा था, देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जो भी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं उसके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, आपने कहा ग्लैंड्स में से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इसीलिए कल सिन्नर के जितने भी बच्चे हैं यहाँ, उन सबको पर्पसली मैंने ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस के ऊपर पूछे थे क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का वो प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो क्या एक्सपेक्टेशन है आउट ऑफ 360? क्या लग रहा है, कितना अंदाजा है? हाउ मच? 200 प्लस कैन आई एक्सपेक्ट? 200 तक। ओके, रुचिर व्हाट यू थिंक? 150। 150? ओके, हर्ष व्हाट यू थिंक? किसका? बच्चे एग्जाम के दिए आपने एग्जाम? हाँ दिया ना। सो क्या लग रहा है, इजी था, टफ था बायो का? 150 के ऊपर होगा मैं। 150 के ऊपर होगा? ओके, ठीक है। हाँ जो बच्चों को ऐसा लग रहा है 150 के आसपास होगा, तो नेक्स्ट टाइम अपना टारगेट रखो 200। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है 200 के आसपास होगा, नेक्स्ट टाइम का टारगेट रखो 250। ऐसे टारगेट रखोगे तभी आप अचीव कर पाओगे। ओके, सो इसलिए मुझे आपके रिव्यूज चाहिए ताकि मैं भी देख सकूं कि हमारे क्वेश्चन मेकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो ओके, समीक्षा इज सेइंग शी हैज डन बेटर देन द लास्ट टाइम। ओके, इट्स गुड समीक्षा, लेट्स सी। अगर ऐसा लग रहा है कि सारे नोन क्वेश्चंस थे और आपकी क्वेश्चन एंड प्रिपरेशन दोनों ही अच्छी थी, सो लेट्स सी इफ यू कैन अचीव गुड मार्क्स और नॉट। ओके, देन इट विल बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। यस रुचिर, बोलो। मैम जो आंसर की बनती है उसमें आंसर की गलत होती है मैम। मतलब अभी जो प्रीवियस पेपर हुआ था ना, तो उसके आंसर की गलत थी। मतलब सब नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर की में कुछ आंसर रॉन्ग्स थे। अच्छा, यस तो मैम। बच्चे अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसा फील करता है कि आंसर की रॉन्ग है, इमीडिएटली मुझे बताओ, नहीं तो मैनेजमेंट के पास जाओ, ये सिचुएशन रेज करो। इससे क्या होगा, बात 4 या 5 आंसर की गलत होने की नहीं है, वो 4 या 5 आंसर की गलत होने से मीन्स इंटू 4 कर लो, उतने मार्क्स आप कम डिजर्व कर रहे हो ना। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आप +20 +30 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे, तो वो आपको नहीं मिल पा रहे। तो जिसको 200 मिल रहा है उसको ओरिजिनली 230 240 ऐसे मिलना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर इतना मार्क्स आपको नहीं मिल पा रहा तो, या फिर उन गलत आंसर की वजह से आप और -5 -6 या 10 ऐसे जा रहे हो,
तो वो उससे आपका मोरल डाउन होगा। अगर Yes. अगर ऐसा लगता है कुछ भी नहीं होता तो मेरी ऑफलाइन क्लास हर सेंटर पे कहीं ना कहीं एक बार तो होने ही वाली है, तो जहां भी होने वाली है या फिर ऑनलाइन क्लास होने वाली है तो इमीडिएटली आओ एंड ये सिचुएशन मुझे बताओ, देन आई विल पास ऑन, मैं आगे पास ऑन कर दूंगी कि इस टाइम ऐसा हुआ है, तो आपके मार्क्स मॉडिफाई होके फिर आ जाएंगे, ऐसा हो Yes, जाएगा। हमने बोला मैम, मतलब बताया मैम को, हम्म पर 1-2 मार्क्स थे तो चल जाता मैम, मतलब छोड़ देते, हम्म पर 60 मार्क्स, 48 मार्क्स। ओके ओके ओके, अगर इतना ह्यूज है सो बच्चे, इतना ह्यूज मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है ना, अगर आंसर की गलत आ रही है तो आई विल चेक पर्सनली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर की आपको लग रहा हो कि वैसी है बट सिचुएशन कॉन्सेप्ट कुछ और हो, तो हम क्या करेंगे अब से, अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो हर टेस्ट के बाद एक बार 5-10 मिनट्स लगते हैं क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करने में, तो हर हर क्लास में हम पुराने टेस्ट का क्वेश्चन पेपर एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज करने से क्या हो जाता है, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस में तो प्रॉब्लम होती नहीं है, 4 या 5 ऐसे अलग क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए न्यू होंगे या फिर जिसके आंसर की में कोई प्रॉब्लम होगी या वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो वो हम इमीडिएटली उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हैं। वी विल डू, आई विल ट्राई कि हम आपसे ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करें। ओके चलो, दिस इज अबाउट पेपर, व्हाट अबाउट द होमवर्क। लास्ट टाइम मैंने कहा था हिपैटिक पोर्टल, वीनस पोर्टल, इन सब के बारे में पढ़ना, और रीनल पोर्टल, आई थिंक ये 3 दिए थे ना मैंने हिंट भी दिया था कि रीनल पोर्टल जो है इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रेड इट, किन्होंने पढ़ा है या आंसर्स ढूंढने की कोशिश की? Only hepatic portal. ओके ठीक है, जितना भी ढूंढा टेल मी द आंसर, अगर हिपैटिक पोर्टल आपको लगता है कि पढ़ा तो, सो व्हाट डू यू थिंक? The hepatic portal is a superior vena cava which pass through the liver and is directly passed through the liver without branching. ओके सो बेसिकली आप कह रहे हो सुपीरियर वेना कावा जो लिवर से पास होता है, दैट इज हिपैटिक पोर्टल, राइट? क्या आप बोल Ma'am, सकते हो? यस नहीं सॉरी inferior था, नीचे वाली। ओके चलो इंफीरियर पकड़ लिया। सो मतलब इंफीरियर वेना कावा लिवर से पास होता है एंड वो कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल, राइट? क्या हम यस only I have seen the images of it, so that way. ओके ओके, बट एटलीस्ट यू हैव सेड समथिंग। बाकी बच्चे वीनस पोर्टल या रीनल पोर्टल का मीनिंग? एक क्योंकि आपने शुरुआत की तो मैं हिपैटिक पोर्टल का ही आंसर देती हूँ। हिपैटिक पोर्टल बेसिकली सबको याद आ रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो मेन इंटेस्टाइन होता है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इंटेस्टाइन के पास अपने बहुत ही डेंस वस्कुलर सिस्टम है या वस्कुलर ब्लड कैपिलरीज हैं। तो एलिमेंटरी कनाल, मेनली एलिमेंटरी कनाल से लिवर तक जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल, क्योंकि लिवर का ही मेन फंक्शन, जो मैंने लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में भी कहा था, लिवर का मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, है ना? हर चीज न्यूट्रिशन को स्टोर करवाना, उसको रिएक्ट करवाना, उसको बैलेंस करवाने का काम लिवर करता है। इसीलिए लिवर में बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सारा न्यूट्रिशन मिलता है। अगर कोई पूछे विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन बी का सोर्स क्या है, सी का, हर चीज का आंसर लिवर है। एंड यही रीजन है कि लिवर में भी ब्लड एज बैकअप भी स्टोर होता है। तो इस वजह से एलिमेंट्री कनाल और लिवर के बीच में जो वस्कुलर सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल। एंड वही लिवर के मेटाबॉलिज्म वर्क की वजह से जो भी वो काम करवाएगा उससे एक वेस्ट सिक्रीट होता है, दैट इज यूरिया, एंड हमारे वेन्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसको बाद में हमारे आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट होता है जिसको बाद में फिल्टर किया जाता है, जो आप अब अगला चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज अबाउट एक्सक्रीशन।
कि वो कैसे फिल्टर आउट हो रहा है, क्योंकि लिवर के मेटाबॉलिज्म से ही वो वेस्ट बनता है यूरिया, जिसे एक्सक्रीट आउट करना होता है। एंड यूरिया को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स व्हाई यूरिन इज फ्लूइड फॉर्म, जो वेस्ट सिक्रीट होता है दैट इज इन द फ्लूइड फॉर्म। ये इसका रीजन, चलो ये पता चल गया हिपैटिक पोर्टल। बाकी ये होमवर्क कंटिन्यूड है, वीनस एंड रीनल पोर्टल। आपका बच्चा काम है, आप लोगों का काम है कि आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ तो यू हैव टू डू इट। मैं बार बार आपको स्पून फीडिंग नहीं दूंगी ईच एंड एवरी वर्ड का आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट। आपके पास सोर्स है, बुक है और इंटरनेट है, वो दोनों से पता करने के बाद अगर थक गए और ऐसा लग रहा है कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा, देन कम टू मी, देन आई विल गिव यू द सोल्यूशन। बट मैं क्वेश्चन जानबूझ के वही देती हूँ जिसके आंसर्स भी सामने अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो पिछला था, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम का था, जो मैंने कहा आपको कि सी ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजेस क्यों होते हैं, जो पुराने के पुराने क्लास का होमवर्क है और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। सो किसी को और बेटर आंसर समझ में आया? यस तेजस। Ma'am, because they are present to give the protection and the stability to the trachea. The trachea made up of the muscular tissue or muscular type it is, and for support when we take the when we breathe, then from the pressure of air, our trachea cannot be expand. That why there are the cartilaginous rings. ओके, अंडरस्टैंड, समझ गई मैं, आपका मीनिंग समझ गई व्हाट यू आर सेइंग। सो तेजस इज पार्शियली करेक्ट। लास्ट टाइम महक ने भी थोड़ा आंसर किया था, शी वाज आल्सो पार्शियली करेक्ट। द रीजन इज व्हाई वो सेमी सर्कल या फिर कह लो सी शेप्ड बने हैं, ना कि कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग होना चाहिए था आइडियली। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारा जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल एंड वेंट्रल आई थिंक सबको ही समझते हैं, हमारा ट्रैकिया वेंट्रल पार्ट साइड है और वो सी शेप कार्टिलेजेस से कवर्ड है। सी शेप इसलिए था ताकि कोलैप्स ना हो पाए, इसके लिए थोड़ी रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए टफ कार्टिलेजेस अपना सी शेप बना लेते हैं। पीछे की तरफ हमारे पास ऑलरेडी वर्टिब्रास है। अब इनके बीच में पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जब आप खाते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, तो जो भी आपने इनगल्फ किया उसको खाने के लिए उतना स्पेस चाहिए, उसको पास ऑन करने के लिए उनको एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंशन के लिए सी शेप बने हैं ताकि इनको जगह मिल सके थोड़ी, ताकि वो इस तरीके से एक्सपैंड हो सके। एंड पीछे ऑलरेडी वर्टिब्रा है, जिसे मींस जो ऑलरेडी हमारे स्पाइन को कवर करके रखा है। तो वर्टिब्रा तो चलो ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता बिकॉज स्पाइन इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे हुआ एनाटॉमिकली, ताकि ये जो भी हमारा फूड पाइप है इसे एक्सपैंड होने के लिए एक तरीके से जगह मिलनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वो सी शेप होते हैं। दैट इज द आंसर। ओके, नाउ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आई थिंक इस बैच में जितने भी बच्चे हैं PNMT 2 के ही है मैक्सिमम, एक या दो बच्चे मुझे 1 के दिख रहे हैं। दो आप लोगों के लिए क्वेश्चन रिपीटेटिव होगा, बट आई डाउट आपको याद होगा या नहीं। सो दैट्स व्हाई एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। मेरे पास समवेयर अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। बट आज का क्या है, क्लास मैंडेटरी है कि एटलीस्ट सबको एक आंसर तो करना है। वो गलत होगा, नो प्रॉब्लम, वो गलत है, नो वरीज, हम ट्राई करेंगे, हमें राइट आंसर ढूंढना ही है, दैट इज आवर जॉब। बट सबको एटलीस्ट अपीयर होना है, पार्टिसिपेशन शो करना है। देन एंड में जितने बच्चे बचे, आई नो अब हाई चांस है कि सारे बच्चे अब लेफ्ट करेंगे, एंड में जो भी बच्चे बचे देन आगे फ्यूचर में उन्हीं बच्चों को मैं पर्पसली एंटरटेन करूंगी, बाकियों को नहीं, फिर ऐसा होगा। ओके, सो सोच समझ के प्लीज पार्टिसिपेट और लेफ्ट द क्लास। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, चलो लेट मी शो यू एवरी स्लाइड। हर स्लाइड पे 3 क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, एंड देन टेक 2-3 मिनट्स एंड आंसर। ओके, एंड दोज हु कैन नॉट टॉक, जैसा लग रहा है साउंड कनेक्टेड नहीं है और हेजिटेशन है बात करने में, प्लीज मैसेज मी, देन अपना आंसर मैसेज करो। मैम सेकंड का 4th
सेकंड, फोर्थ, मैम थर्ड का सेकंड, ओके, फर्स्ट का 80 mm. ओके, गुड। ऑल आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या किसी को भी, किसी भी क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ का फर्स्ट 40. ओके, प्रशंसा इज सेइंग 4, सिक्स्थ का 4। मैम थर्ड। थर्ड किसका? सिक्स्थ का। यस मैम, ओके, लग रहा है। ओके, फोर्थ वन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक, क्योंकि लेड के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात है। फोर्थ आंसर मैं आपको दे देती हूँ। द राइट आंसर इज 10 माइक्रोग्राम। व्हाट इज डीएल? डीएल क्या है? एनीवन नोज? नो। ओके, लीटर का फुल फॉर्म याद आ रहा है? लीटर्स, उनके सीक्वेंस याद आ रहे हैं? किलो लीटर्स, ml, मिलीलीटर, मैम एनीथिंग? डेसीलीटर शायद। राइट, राइट, डेसीलीटर। ओके, सो डीएल देन सेंटीलीटर, ये सीक्वेंस आई थिंक यूनिट डायमेंशंस हो चुके होंगे आप लोगों के, बेसिक है वो तो उसमें जरूर पढ़ा होगा। और वैसे तो ये तो बचपन में पढ़ते हैं, तो इसीलिए डीएल वगैरह याद रखो। यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, dx बाई dy जो करते हो आप डिफरेंशिएशन का, वो नहीं है ये डीएल है द यूनिट ऑफ लीटर। सो माइक्रोग्राम
10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ये कॉन्सेंट्रेशन होता है लेड में, इससे ज्यादा हुआ तो वो टॉक्सिसिटी होती है। दिस इज द रेंज जिसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक यस इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहे हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का डिफरेंस। डायस्टोलिक है 80, सिस्टोलिक है 120, उनका माइनस करो सो आंसर इज 40। Then an individual's blood is classified as dash if an inherited protein is found on the surface of the blood cells. अब आपको पता है दिए हुए ऑप्शन को मैच कर रहे हैं इसमें। ब्लड सेल के सरफेस पे क्या क्या प्रोटीन मिलता है आपको? ए, बी और RH, यही 3 प्रोटीन तो मिलते हैं। या तो ए मिलेगा या फिर ए और बी दोनों होगा, ओनली बी। और इनके साथ साथ एक पैरेलल में RH या तो रहता है या तो नहीं रहता है। सो यही वो प्रोटीन है जो हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशन। अगर प्रीवियस जनरेशन के पास भी नहीं है तो वो भी नहीं होगा, अगर है तो हमारे पास भी होगा। सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी RH पॉजिटिव। ठीक है, इफ इंडिविजुअल्स ब्लड इज क्लासिफाइड एज RH पॉजिटिव इफ एन इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड, दैट इज द आंसर। अगर यहाँ पे AB भी होता तो भी तो वो पर्टिकुलर A और B वाला ऑप्शन भी राइट होता। Okay, let's move on to next set. प्रशंसा सिंह 7th का 4. ओके, नाइन्थ का 1. ओके, ओके। 8th वन, आई थिंक इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी सबके लिए। सो 8th में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? प्री नेटल टेस्ट। अब वर्ड का मीनिंग समझ लो। प्री नेटल मीन्स पार्चुरेशन से पहले। ठीक है, नेटल, नियोनेटल, ये एम्ब्रियो के रिस्पेक्ट में मींस बेबी और मदर की सिचुएशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। सो मेन डिलीवरी या पार्चुरेशन से पहले कभी क्या होता है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं बेबीज के। ठीक है, सो वो क्यों करना पड़ता है? ताकि ये देखने के लिए बेबी पर्टिकुलरली या पर्टिकुलर एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कुछ टेस्ट करने होते हैं, तो उसके लिए उनका फ्लूइड रिमूव करना और एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ ये तो मैंने क्वेश्चन का मीनिंग बता दिया। तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं वो पूछ रहे हैं। एक चीज आपको समझने के लिए बता दूं, हमने आई थिंक एनिमल किंगडम के टाइम पे ये पढ़ा था, एग फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, जिसमें एमनियन बताया था, एमनियोनल कैविटी बताया था। सो एग के अंदर कैविटी पहले तो बनती है, उस कैविटी के अंदर सराउंडिंग क्या होता है, मेन न्यूट्रिशन रहता है और उसमें एम्ब्रियो रहता है। हमारे केस में जो मैमल्स हैं उनके केस में प्लेसेंटा कवर हो जाएगा, और जो मैमल्स नहीं है उनके आसपास यॉक रहता है, दैट इज एग यॉक। तो दैट इज नथिंग बट द एमनियन। ठीक है, उनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और उसी फ्लूइड के डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के पर बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स का एक्सचेंज होता है। इसीलिए उस पर्टिकुलर टेस्ट के टाइम पे जो सैंपल लेंगे, अब फीटस को पोक नहीं करेंगे, उसकी बॉडी को पंक्चर नहीं करेंगे, एमनियन से लेंगे या उस कैविटी से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्लूइड ले लेंगे, ताकि
उस पर्टिकुलर फ्लूइड में वो सारा वेस्ट मटेरियल या फिर न्यूट्रिशन लेवल सब कुछ मिल जाएगा जो उस फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है या नहीं. सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 3. नाउ अब आप बोलोगे बाकी वर्ड का मीनिंग क्या है ना, कहीं और आए तो उसको हम कैसा समझेंगे. तो सब लोग लिख लो, पैरासेंटेसिस जो है, जब भी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कोई वुंड, पस या सिस्ट बन जाता है, उसमें से जब फ्लूइड निकालना होता है, जैसे किसी किसी को ट्यूमर रहता है, ट्यूमर को चेक करना है, टेस्ट करना है वो ट्यूमर कितना टॉक्सिक है, किस टाइप का कैंसर है, तो इंजेक्शन से क्या करेंगे, पंचर करेंगे, उसमें से फ्लूइड निकालेंगे एंड उसको टेस्ट के लिए लेकर जाएंगे. सो सिस्ट या वुंड के पंक्चर को हम बोलते हैं पैरासेंटेसिस, और उसमें से फ्लूइड निकालते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अबाउट कॉर्डोसेंटेसिस. कॉर्डोसेंटेसिस होता है कॉर्ड मतलब पता ही है, वायर, जो चीज किसी को कनेक्ट करे. तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बात हो रही है. तो कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड से भी उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं. तो उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पंक्चर करके उनसे ब्लड या फ्लूइड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो मदर का बॉडी वाया अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस ब्लड का कंडीशन क्या है, इज इट हेल्दी और नॉट. ओके. सो वहां पे सबके नाम लिख लो तो आपको मीनिंग हमेशा याद रहेगा. ओके. 7th का 4th करेक्ट, एंथेरोस्क्लेरोसिस. आई थिंक कल ही हमने पढ़ा था, परसों की क्लास में जब हम डिजीज देख रहे थे, लास्ट के 3-4 डिजीजेस जो हमने एनसीईआरटी बेस देखे थे, उसमें ये वर्ड था, दैट इज व्हाट, आर्टरीज जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्ड हो जाएगा, और बिल्ड होने की वजह से वो क्लॉग होने लगेगा. एंड 9th का आंसर इज 1, पल्मोनरी आर्टरी. इलेवन का प्लेटलेट्स. ओके. मैम 12 का 2 है. ओके. प्रशंसा इज सेइंग 12th का 3. टेंथ का शायद से वेन्स. ओके. 10th का वेन्स. ओके. ओके, चलो 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्नेक वेनम यूजुअली एंटर्स द बॉडी थ्रू एन ओपन वुंड एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, वो टिश्यूज एंड ब्लड्स के बीच में इन सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल रन होता है, एंड ड्रेन करना, फिल्टर करना, ये सारी चीजें जो है क्या बोलते हैं कि वो सब कुछ लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ ही संभालता है. सो यहाँ पे अगर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है अगर स्नेक वेनम, सो दैट इज बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प मिल रही है उसे, दैट इज द रीजन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि सारे ब्लड वेसल्स वहीं पे हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. ऐसा नहीं बोल सकते कि वेन्स ही कैरी करेंगे, आर्टरी ही कैरी करेगा. सो मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. Question number 11, dash forms clots when blood vessels get damaged. So 11th is correct, platelets. Now question number 12 पे आ जाओ. अगर if everyone can recall the digestion, small intestine का part, फैट को डाइजेस्ट करवाने के लिए क्या करना था, कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट थी ना, माइसेल फॉर्मेशन होता है, काइलोक्रोम्स बनते हैं. तो और इंटेस्टाइन के केस में जो फूड का कंडीशन होता है उसको हम काइल बोलते हैं. माउथ में बोलस, स्टमक में काइम, इंटेस्टाइन में काइल, और वही काइल में से डाइजेशन करवाते करवाते विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता रहता है. अब प्रॉब्लम ये है कि फैट जो है वो हैवी मॉलिक्यूल होने की वजह से वहां पे किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है. वो प्रोटीन उनको सराउंड करके
माइसेल फॉर्मेशन बना के उन क्लस्टर्स को थ्रू लिम्स और लैक्टियल्स बोल लो, उन वेसल्स के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है एंड देन एंटर करवाया जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम. सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग. सो दैट्स व्हाई काइल ड्रेन होगा, ना कि बाइल. सो आंसर इज 3. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट. Okay, Prashansa is saying 13 ka 3. एनिमल किंगडम की इंफॉर्मेशन याद करो, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको याद आ जाएगा. ओके, आई अंडरस्टूड योर आंसर प्रशंसा. लेट्स वेट, अगर बाकी लोग भी आंसर कर पा रहे हैं. बाकी बच्चे थिंक अबाउट इट. 14th आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से. ओके, हिंट दे रही हूँ. अगर कॉपर हुआ तो इनमें से कौन सा होगा? अगर कहीं पे भी कॉपर होता है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अभी रिसेंटली आई थिंक जिन बच्चों ने भी बॉटनी पढ़ी है, हमने प्लास्टोसाइनिन वर्ड जरूर पढ़ा है बॉटनी में एज एन इलेक्ट्रॉन मीडिएटर. सो साइनिन इज, क्या बोला था? यस, हीमोग्लोबिन. ओके, 14. हीमोग्लोबिन. ओके, 14th का आपको हीमोग्लोबिन लग रहा है. एंड जो 14. एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें कॉपर बेस्ड जो था उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोसायनिन. कहीं पे भी सायनिन वर्ड है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर. एंड मोलस्का, अगर फाइलम सबको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा वापस से रिकॉर्डिंग देखो, उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है कि मोलस्का के ब्लड में पिगमेंट में क्या प्रेजेंट है? कॉपर बेस्ड प्रोटीन प्रेजेंट है. हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? आयरन. उनके पास क्या है? कॉपर. एंड वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 15 तो बच्चे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. यू कैन नॉट जस्ट गिव अप ऑन द क्वेश्चन जस्ट बिकॉज आपने नहीं पढ़ा. कंकशन का मीनिंग पता है सबको? कंकशन, सर पे चोट लगती है, ऐसा लगता है, सब बोलते हैं कंकशन हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, दैट इज कंकशन. हीमोलाइसिस, लाइसिस का मीनिंग तो पता है, और हीम का मीनिंग ब्लड. सो ब्लड का रप्चर होना, दैट इज हीमोलाइसिस. तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रॉमा, हीमोलाइसिस इज ब्लड रप्चरिंग, एंड देन कंकशन मीन समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन, जब सर पे चोट लगे तब। तो यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड एक ही वर्ड बचा, दैट इज एक्सेंग्विनेशन, इट मीन्स लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पे आंसर इज 1। Okay, let's move towards next set of questions. मैम 18th का सेकंड। Okay. अच्छा Sorry. मैम 18 का ही देने वाला था, और देख कुछ नहीं। Okay. Prashansa is saying 16th ka 1. Okay. Question number 17 is very easy. Okay, Prashansa is saying 17 ka 3. मैम Yes. आई थिंक सो 17th का बी, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट। Okay. Okay, let's look into the question one by one. Question number 16 सबके लिए new हो सकता है. Right answer is 1. The thing is, inside blood, inside circulatory system, जो clotting होती है, उस condition को हम thrombus बोलते हैं. Question is, yes, Tejas. नो मैम 19 डिस्कस करना था। Okay, yes. If you have the answer, you can give. मैम 19 Mhm.
Tejas, you can give the answer. मैम वो ब्लड वेसल्स में हम्म। एंट्री मतलब कैपिलरीज में एंट्री के बारे में बोल रहे हैं या फिर जाने के बारे में बोल रहे? कैपिलरीज से बाहर निकलने के बारे में बोल रहे हैं। तो उसका वेन्स आएगा मैम। ओके। मैम वेन्यूल्स भी आ सकता है क्योंकि कैपिलरीज फर्दर वेन्यूल्स में इकट्ठा होती है फिर वेन में आती है। तो मैं 3 पकड़ूं सही आंसर? मैम पूरा कंफ्यूजन ठीक है, ठीक है। होगा या वेन्यूल्स होगा? ओके ओके, मैं 3 अभी के लिए रखती हूँ। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट कंडीशन जो कि इनसाइड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वेसल क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। स्ट्रोम्बस और हीमाटोमा क्या है? स्ट्रोम्बस आपके आई का इन्फेक्शन होता है जिसमें कंजक्टिवा जो है उनके ब्लड वेसल्स रप्चर होने लगते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रोम्बस। यू कैन राइट डाउन अपने लिए, ठीक है। हीमाटोमा मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड कलेक्शन के मेथड को हम बोलते हैं हीमाटोमा। सबने ब्लड टेस्ट करवाया है, आई थिंक करवाया होगा, सबके आर्म्स में से ब्लड लिया होगा। सो वो जो नर्स या फिर कोई भी असिस्टेंट जिसने आपका ब्लड कलेक्ट किया था, दैट कलेक्शन मेथड इज नोन एज हीमाटोमा। ओके, सो आंसर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड प्लेटलेट्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ऑल्सो बाय डैमेज टिश्यूज। रीजन इज डैमेज टिश्यूज और ब्लड प्लेटलेट साथ में ट्रिगर करते हैं और इनिशिएट करवाते हैं प्लेटलेट फॉर्मेशन। मींस जो भी फिब्रिनोजेन है उसको फिब्रिन में इनसॉल्युबल फॉर्म में इनिशिएट करवाते हैं फास्ट फास्ट, ताकि रैपिड और फास्ट डैमेज रिपेयर हो पाए। दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर 3 इज मोर करेक्ट। इट्स कंप्लीटली ओके अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे तो, बिकॉज यू आर लर्निंग राइट नाउ। चैप्टर अभी फ्रेश है, शायद डिटेल में सबने इतना रिवाइज नहीं किया होगा, बट मैं स्टिल आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिए हुए सारे ऑप्शंस में आर्टरी का फिटेड मोस्ट फिट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, तेजस यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो आर्टेरियोल हमने किसको बोला था? जो फाइन आर्टरीज जो फर्दर स्प्लिट होती हैं बिफोर कैपिलरी, दैट इज आर्टेरियोल। सेम विद द वेन, जो वेन फर्दर फाइन ब्लड वेसल्स में स्प्लिट हो जाते हैं उनको बोलते हैं वेन्यूल। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं अ ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड आउट ऑफ द कैपिलरी बेड। अभी एक चीज आप लोग लिख लो कि कैपिलरी बेड कहाँ प्रेजेंट होगा। कैपिलरी बेड हमेशा टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज जो होते हैं ना, जहाँ पे मेन ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना होता है, उस एरिया को, वहां पे जो कैपिलरीज होती है उनको बोलते हैं कैपिलरी बेड। द रीजन इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आपके एल्वियोलाई में उल्टा हो जाता है। एल्वियोलाई में जो बाहर लेकर जाता है कैपिलरी से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड मोस्टली क्योंकि वो चीज बाहर जा रही है तो इन जनरल अगर आप ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में समझोगे तो वो कंप्लीटली आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। आप आर्टरीज और वेन्स के हिसाब से कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैपिलरी बेड आपको ये बस इतना समझना है कि कोई भी ऑर्गन है या टिश्यू है, उस टिश्यू में ब्लड सप्लाई करने वाले लोकेशन पे जो बहुत सारे कैपिलरीज पीछे होते हैं, दैट इज कैपिलरी बेड। अब कोई चीज कहीं भी दूर लेकर जाती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, हम उसको बोलते हैं वेन्स। तो वेन वैसे जनरली करेक्ट है, बट यहाँ पे उससे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज वेन्योल। और वेन्योल फाइन वेन्स को बोलते हैं, बहुत ही फाइन ब्लड वेन एज अ ब्लड वेसल, उसको बोलेंगे वेन्योल्स। जैसे आर्टेरियोल होता है फाइन आर्टरीज। सो तेजस यू आर राइट, आंसर 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। ट्वेंटी टू का 4th।
Okay, Prashansa is saying 21:3. Ma'am, 20, I think so, 4th. Okay, any other answers? चलो one by one सारे questions देखते हैं. Question number 20 पूछ रहा है the blood vessels that carry blood to and from the head are basically carotid and jugular veins. ठीक है, ये आप वर्ड अभी नहीं समझोगे. द रीजन इज हमने अभी तक लोकोमोशन, मूवमेंट और ऐसे चैप्टर्स अभी तक किए नहीं है. सो दैट्स व्हाई ये वर्ड्स आप नहीं समझ पाओगे. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज 3, ना कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. वेना कावा बच्चे क्या लेकर आता है? रेस्ट ऑफ द बॉडी से राइट हार्ट की तरफ लेकर जाता है ना. और यहाँ पे हेड वाली बात कही है. हेड रीजन से जो वेसल्स आते हैं उन वेन्स का नाम क्या है? ब्लड वेसल्स जो आ रहे हैं स्पेशली डीऑक्सीजनेटेड, उनका नाम क्या है? दैट्स व्हाई आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहे हैं द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. ओके, दैट इज करेक्ट, पल्मोनरी वेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहे हैं ब्लड लीव्स द लिवर बाय द वे ऑफ, इट इज सिंपली हिपैटिक वेन. हिपैटिक पोर्टल नहीं. हिपैटिक पोर्टल का क्या मीनिंग हुआ? एलिमेंट्री कनाल से लिवर तक जो कनेक्शन है दैट इज हिपैटिक पोर्टल. और अगर एलिमेंट्री कनाल में जो लिवर तक जा रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए ना. सो न्यूट्रिशन किस में होता है? आर्टरीज में होता है. और वही चीज लिवर में मेटाबोलाइज होकर कहाँ जाएगी? लिवर से बाहर जाएगी एज अ वेस्ट. सो दैट विल बी द सिंपल हिपैटिक वेन. वो उसके पोर्टल का पार्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई आंसर इज 3. ओके, चलो नेक्स्ट सेट. मैम 23 का 3rd. Okay, Prashansa is saying 24th first and 25th be first. Samiksha is saying 24th 3. Okay. So first and 3. And 25th also first. This is your last set. Reason is कि अभी आप लोगों का फिर से और पढ़ना बाकी है. Don't worry.
जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एंड ऑफ द चैप्टर मैं फिर से आपको सारा चीज वापस रिवाइज करवाऊंगी एंड टेस्ट तो होते ही रहेंगे सबके, सो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके चलो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोरोनरी, क्वेश्चन नंबर 23, कोरोनरी इज करेक्ट, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स ही होते हैं जो खुद हार्ट के जो मसल्स हैं उनको न्यूट्रिशन सप्लाई करवाते हैं एंड उनका वेस्ट कैरी करते हैं, सो दैट्स व्हाई कोरोनरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन? पहली चीज तो ये बताओ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? The circulation which provides the functional blood supply to all the to all the body part, okay, other than, और एक होता है हमारा overall circulation is made up of two parts, that is systemic and pulmonary, जो स्पेसिफिकली सिर्फ लंग के लिए आने जाने का जो भी ब्लड वेसल और उसका कनेक्शन है दैट इज पल्मोनरी, और जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है मींस रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड टिश्यूज अदर देन लंग रीजन दैट इज सिस्टेमिक। तो अब सिस्टेमिक में पूछ रहे हैं उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। One, first option, highly oxygenated arterial blood. Actually, that is the only basic characteristics. 3 क्यों नहीं है वो बताती हूँ। Low carbon dioxide concentration in the veins. This is not true क्योंकि veins में होगा कार्बन डाइऑक्साइड। रीजन कि वो टिश्यू से सारा वेस्ट कलेक्ट कर रहा है एंड आफ्टर रेस्पिरेशन जो प्रोडक्ट बनता है दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज CO2, तो वो CO2 होने ही वाला है। सो अगर इसकी बजाय लो की बजाय हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द वेन्स लिखते ना तो हो सकता था फर्स्ट एंड 3 साथ में ही करेक्ट होते, और मे बी 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे वो नहीं होगा। Increased blood pressure in the veins, no, that is also not correct. And increased concentration of reduced hemoglobin in the arterial, that is also not correct. That's why first is the right answer. Now question number 25, ये new होगा। इन क्वेश्चन से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ जो चैप्टर के टाइम पे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। दैट सपोज एग्जांपल ये लो, स्फिंक्टर मसल्स पूछ रहे हैं, कैपिलरी बेड्स में स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या है? अब देखो, स्फिंक्टर मसल इन जनरल आप लोगों को पता है ओपनिंग को रेगुलेट करवाता है, वेदर टू क्लोज वेदर टू ओपन, जो भी गेट है जहां भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात हो रही है क्योंकि कैपिलरी है तो ब्लड वेसल, तो कहीं भी स्फिंक्टर मसल इसीलिए होगा या किसी भी टाइप का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए गेट तभी बनेगा या तभी प्रेजेंट होगा जब उसका बैकफ्लो को प्रिवेंट करना हो, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर कंडीशन हमने हार्ट में देखा था। हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट थे, वो क्यों प्रेजेंट थे? ताकि बैकफ्लोज ना हो पाए, मींस उनको बचा पाए। देन देयर वर मसल्स जो कि एओर्टास और इन सब पे प्रेजेंट थे, वो क्यों प्रेजेंट थे? रीजन इज ताकि एक बार ब्लड वेसल्स में चले गए तो उनका बैकफ्लो वापस ना हो पाए। सेम चीज यहाँ पे कैपिलरीज में भी अप्लाई होती है, बैकफ्लो ना हो इसीलिए स्फिंक्टर मसल्स का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक ये 25 क्वेश्चंस जितने भी किए समझ में आया? मींस आइडिया हो गया कैसे क्वेश्चंस आएंगे? Yes, ma'am. ओके, सो आई एम गिविंग वन मोर चांस। पहले तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, कंप्लीट योर होमवर्क। फिर से नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क अगेन। अब से मैं आंसर नहीं बताया करूंगी, होमवर्क पास ऑन कर दूंगी, तो क्या होगा? होमवर्क पाइल अप हो जाएगा। तो आप जितना कम करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए होमवर्क पेंडिंग होगा, और इसका इफेक्ट पता है कैसे होगा? एंड ऑफ द ईयर और मे बी एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि मैं आंसर नहीं कर रही, मैं आगे आगे पोस्टपोन कर रही हूँ। पोस्टपोन करने की वजह से क्या होगा, कभी क्वेश्चन एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, देन व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? आपको पे करना पड़ेगा उसकी, आपका भुगतान आपको एंड में बहुत सारे मार्क्स के साथ पे करना पड़ेगा, which will be a bad thing for all of you. So try to solve all the homework questions. बहुत कम देती हूँ मैं, 2-3 क्वेश्चन, वो भी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको ढूंढना है, आपको बुक नहीं पढ़नी है, आपको वर्ड, एक वर्ड का, 2 वर्ड का मीनिंग या उनकी 1-2 लाइन डेफिनेशंस, ऐसी चीजें ढूंढनी। मैं आपको ढूंढने वाली चीजें क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आप एक बात पढ़ने की, एक बात को समझने के लिए और भी उससे कनेक्टेड 2-3 चीजें पढ़ते हो। और आजकल तो बुक तो कोई रीड नहीं करता, बुक से मैं आपको रीड भी नहीं करने को बोल रही, आई एम गिविंग यू फ्रीडम कि गूगल से आप सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गूगल सर्च करोगे तो उससे कनेक्टेड और भी कुछ पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग। सो डू योर होमवर्क वन मोर टाइम। एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी सीक्वेंस में पूरा हो गया, मींस नर्वस सिस्टम तक, मींस केमिकल कोऑर्डिनेशन तक अगर हो गया पूरा, तो फिर से हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक
फास्ट ट्रैक रिविजन सेशन रखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर एंड योर पर्सनल डाउट हम इस तरीके से इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट। मुझे एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ आपको बताना है। लेट मी जस्ट शेयर दैट इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो आपकी बुक में चैप्टर का नाम है नॉट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो यानी क्या किया, आपको बेवकूफ बनाया, पढ़ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है। ओवरऑल फिजियोलॉजी एंड एक्सक्रीशन के टाइम पे क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, आपने न्यूट्रिशन इनटेक के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे उसका डिग्रेडेशन होता है, डाइजेशन होता है इन शॉर्ट, कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे ब्लड वेसल्स एक जगह से दूसरे जगह अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू स्टडीड सर्कुलेशन एंड उससे रिलेटेड दूसरे बॉडी फ्लूइड जैसे लिम्फ। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स कैरी करके लेके जा रहे हैं, जो टिश्यू तक पहुंचते हैं तब क्या होता है न्यूट्रिशन का, तो होता है रेस्पिरेशन, जो आपने अभी पढ़ा। एंड उससे रिलेटेड थोड़ा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा। इन केस ऑक्सीजन भी नहीं है और न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन रहेगा बट अगर ऑक्सीजन नहीं है देन व्हाट विल हैपन। सो ये सिचुएशन सब पढ़ लिए। तो अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, यानी सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोमोलिकुलर रिएक्शंस जो हो रहे हैं, तो ये पूरे चेन रिएक्शन में सबका बाय प्रोडक्ट बनता है। एक एक्सक्रीशन तो आपको वाया ब्रीदिंग मिल गया, दैट इज CO2 एलिमिनेशन। गैसियस फॉर्म है वो निकल गया। अगर सॉलिड फॉर्म में हमारे फूड के इंटेक के फॉर्म में अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो फीसेस के फॉर्म में निकल गया। व्हाट अगर टिश्यू लेवल पे कोई और कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक यूरिया और यूरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस्ड अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो, जो हमारी बॉडी में अब रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर वो बाय प्रोडक्ट एक्चुअली एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको एलिमिनेट करना जरूरी है, और मे बी आपने एक्सेस कम अमाउंट कंज्यूम कर लिया है जो कि अभी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं। तो ये सारी चीजों को जो भी रिमूव करने का मेथड है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जो स्पेशली डिजाइंड है इस टाइप के प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने के लिए। दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी यानी तो एक्सक्रीशन का मीनिंग तो आप समझ गए। वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट रिमूवल। अब वो वेस्ट रिमूवल और वो वेस्ट क्या क्या होंगे, दैट कैन बी डिफरेंट। वेस्ट हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिमूवल आपने देख लिया। वेस्ट कैन बी वाटर ऑल्सो, वाटर भी एक्सेस में वेस्ट ही है। वेस्ट कैन बी यूरिया, जो लिवर फाइनली मेटाबॉलिज्म की वजह से बना रहा है। वेस्ट कैन बी यूरिक एसिड, उसी का एक और रूप। वेस्ट कैन बी अमोनिया, वन मोर फॉर्म, नाइट्रोजन बेस्ड। ठीक है, यानी नाइट्रोजन बेस्ड एलिमेंट्स जो होते हैं अगर वो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है, दे आर गोइंग टू बी वेस्ट। देन अगर आपने सॉल्ट का इंटेक ज्यादा कर लिया तो एक्सेस सॉल्ट, इवन वाइटामिन्स, इवन सर्टेन मिनरल्स, ये सब हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं। एंड टू रिमूव देम एक्सक्रीटरी सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है। और ये वेस्ट कहाँ से बनते हैं? थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ना अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना, हम किस जोन में जा रहे हैं? अब एनिमल किंगडम के जोन में जा रहे हैं। उसमें आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट 3 कैटेगरीज डिपेंड करती है, मींस एग्जिस्ट करती है इन organisms, in animals. One is ammonotelic, another one is neotelic, and another one is uricotelic. Now ये तीनों वर्ड सबने सुने हैं? पहला तो जवाब ये दो, यस और नो। यस। ओके, अब ये तीनों सुन लिया तो ये बता दो इनमें से लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होगा? अमोनोटेलिक, अमोनिया। Okay, you are saying ammonia. Yes. Anyone else? No, ma'am. Okay. So least toxic is uricotelic. सबसे ज्यादा पानी रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट किसको है? अमोनिया। राइट। तो अमोनिया है बहुत ज्यादा टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। इसीलिए बहुत ज्यादा वाटर यूज किया जाता है ताकि उसके वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले उसका डाइल्यूशन हो जाए। ठीक है। एंड देन माइल्डली टॉक्सिक जो होते हैं दैट इज यूरियोटेलिक।
अभी कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली नॉन कॉर्डेट्स और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, ये क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रीट करते हैं एज वेस्ट मटेरियल। यूरियोटेलिक कौन करते हैं? एनी एग्जाम्पल, कुछ याद आ रहा है? सॉरी, मैमल्स, वी, हम लोग रिमूव करते हैं यूरिया। देन यूरिकोटेलिक, जिसमें सबसे कम पानी की जरूरत है, दैट इज बर्ड और रेप्टाइल्स। यस, अभी समझ में आ गया? यस, No, nothing. ओके। सो रेप्टाइल्स मोस्टली, अगर एनिमल किंगडम का इंफॉर्मेशन याद आ रहा है, रेप्टाइल्स किस लिए डिजाइन किए गए हैं? ड्राई एरिया में रहने के लिए, है ना, तभी वो क्रॉल करते हैं। और ड्राई लैंड में अगर रह रहे हैं तब पानी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनकी बॉडी का जो वेस्ट है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि वो एक तो टॉक्सिक ना हो, दूसरा उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो। सो दैट्स व्हाई बर्ड, रेप्टाइल्स, ये लोग क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू सिक्रीट यूरिक एसिड। सो दिस इज अमोनिया, this is urea and this one is uric acid. Now फिर से अभी हमें एनिमल किंगडम के ही जोन में रहना है। एक और इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन द ऑर्गन्स, ऑलरेडी आपको पता है। यू जस्ट से कि आपने नाम सुना है कि नहीं, फ्लेम सेल्स, आई थिंक सुना होगा सबने, फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, पुराने जमाने का किडनी। Okay, that is protonephridia. Then nephridia word भी सुना होगा, And then right? Then हमने माल्फीजियन ट्यूब्यूल सुना है कॉकरोच के टाइम पे, 150 माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स as per your NCERT. Then we have heard about green glands. Then we have heard about organ of Bogenus. अब ये किन में सुना है, ये क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट है आपके लिए। बाकी वर्ड्स तो सुन लिए, किन में क्या प्रेजेंट है? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, उनमें प्रेजेंट होगा। या फिर और क्या क्या है, किन में सुना है? और प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपने सुना होगा एनेलिडा में, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच और उसके जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स। ग्रीन ग्लैंड्स आपने सुने हैं, क्रस्टेशियंस, क्रैब वगैरह में सुना है, किंग क्रैब, लॉबस्टर, उनमें क्रस्टेशियंस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस आपने सुना है, मॉलस्का। नहीं भी सुना तो आज आपको फिर से याद आ जाएगा सब कुछ। So these kind of organs are specially designed excretory system और excretory organ जो बॉडी से सारा वेस्ट रिमूव करती है और सिक्रीट आउट कराती है। ओके, और कोई भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके बदले में बहुत सारा वेस्ट सिक्रीट होगा और बनना शुरू हो जाएगा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि क्या वेस्ट होते क्या है, पहली चीज कितने वेस्ट रिमूवल मेथड्स हैं, मींस कौन कौन से ऑर्गन्स हैं डेडिकेटेड, और दूसरा वेस्ट रिमूवल प्रोडक्ट्स का बेसिक फॉर्मेट क्या है। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर नाइट्रोजन बेस्ड एंड बेस्ड ऑन देयर नाइट्रोजन बेस्ड फॉर्मेट उन एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आई? ये सारी बातें वो हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है और सुनी है, यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बट ये सब कुछ रिकॉल हुआ, समझ में आया आपको? Yes. yes. Okay, shall I change the slide? इतना लिख लिया है? यस मैम। ओके, नाउ अब ये तो था दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपैरिजन, आपने समझ लिया, याद आ गया आपको क्या होता है। मेन आपको भी पता है कि क्या पढ़ना है एट द एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ही तो पढ़ना है। सो पहले पढ़ लो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ऑर्गन्स के नाम एंड बेसिक फंक्शन ही आज देखेंगे। इन ऑर्गन्स के नाम ही मोस्टली मैं बताऊंगी, फंक्शंस आज नहीं बताऊंगी, दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी सिर्फ वार्म अप था
प्लस आज न्यू ईयर ईव है, तो सबको सेलिब्रेट करना है। कोई पार्टी कर रहे हैं या फिर घर में बैठे हैं सब लोग? घर में बैठे। ओके, सो कोई नहीं, दिस इज आवर पार्टी। अभी कर लो आप लोग पार्टी इसके फॉर्म में, पढ़ाई के फॉर्म में। मे बी बाद में आप लोगों को फिर से कुछ करना, लेट्स सी। ओके, सो ये जो मैं लिस्ट आउट कर रही हूँ, दीज आर व्हाट, दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी, किडनी प्रेजेंट है, उस किडनी से कनेक्टेड होते हैं पाइप, 2 डक्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई पेयर ऑफ यूरेटर। एंड देन वो दोनों यूरेटर एक पाउच लाइक एरिया से कनेक्टेड होते हैं जहां पे सारा यूरिन और वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड वो ब्लैडर के पास आउटलेट प्रेजेंट होता है जहां से एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जो किडनी है, किडनी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। किडनी का कलर क्या होता है? इट इज समवेयर अराउंड रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर आप बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन। इसका शेप बीन शेप, बीन्स की तरह दिखते हैं। एंड किडनी इज द ओनली ऑर्गन जो कि सिनेमिक कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। सो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सिनेमिक कैविटी, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। नाउ दिस इज द होमवर्क, न्यू होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो सेंटेंस का मीनिंग बोला, आई नो बहुत सारे लोगों को एक बार में नहीं बात समझ में आई, एंड आइडियली मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग? थोड़ा सा आपको प्रेशर देना जरूरी भी है, ठीक है। साल के पहले दिन ही आपको थोड़ा सा काम दे रही हूँ टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ समझ के आना है। अभी गूगल नहीं करोगे, कुछ भी गूगल नहीं करोगे, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी आप गूगल का आंसर दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में भी गूगल रहता है हमेशा। सो मैं समझ जाऊंगी। दूसरी चीज, बस ये सेंटेंस, इसमें से एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने कभी सुना ना हो, या ऐसा वर्ड जो कभी आपको पढ़ाया ना गया हो। रेट्रोपेरिटोनियम, सिनेमिक कैविटी, प्रेजेंट, आउटसाइड, ये सारे मीनिंग आपको पता है। आपको बस इसका मीनिंग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, क्योंकि मैं अभी आपको इसका मीनिंग नहीं बता रही हूँ। ओके, ये एक चीज हो गया। देन ओवरऑल अगर मैं किडनी के बारे में बात करूं, इसके साइज के बारे में देख लेते हैं। इसका डायमेंशन इज 12, 7 एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड 7 क्या हो गया, दैट इज द विड्थ। उसकी थिकनेस या हाइट कह लो, दैट इज 3, एंड 12 इज द लेंथ ऑफ द किडनी। सो ये बेसिक डायमेंशन। देन इनका वेट 120 to 150 या 170 कह लो, that is their weight, 170 gram. Agar it is somewhere around 120, it is in the female, somewhere around 170, that is in the male. Then हमारी जो किडनी है, वो दोनों ही किडनी जो है उनका अलाइनमेंट आजू बाजू में नहीं होता है, मींस एक साथ एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होते। किडनीज जो है वो असिमेट्रिकल होते हैं। हमारे किडनी असिमेट्रिकल है, और जो राइट किडनी है दैट इज, उसका पोजीशन पोस्टीरियर है एंड लेफ्ट का पोजीशन एंटीरियर है। पोस्टीरियर का मीनिंग एनीवन नोस? dorsal side. डॉर्सल साइड। एंड एंटीरियर का मीनिंग वेंट्रल साइड। Yes. और अगर डॉर्सल एंड वेंट्रल मुझे नहीं पता, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैसे बताओगे? फ्रंट एंड बैक, And anterior front and posterior back. राइट। सो राइट किडनी पोस्टीरियर है, मींस इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स बैक, और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा आगे की तरफ है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हो, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि लेफ्ट एंड राइट किडनीज का पोजीशन क्या है, उस तरीके से। ओके, ये एक चीज हो गया। देन हमारी जो किडनी है दैट इज कवर्ड बाय व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये मैंने आपको बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कह लो किडनी का बता दिया। अगर
अभी आप मेडिकल स्टूडेंट बनोगे, जाओगे आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में और ह्यूमन बॉडी डिसेक्ट करोगे, तो सबसे पहले किडनी देखते ही आपको ये सारे स्लाइड्स याद आ जाएंगे, ये बातें याद आ जाएंगी, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसका एनाटॉमिकल पार्ट ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखेंगे कि इनकी एनाटॉमी एग्जैक्टली क्या क्या है, और इनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, उनके पार्ट्स क्या हैं, क्योंकि इनकी एनाटॉमी कुछ भी नहीं है। आपको किडनी की ही मेन एनाटॉमी पढ़नी है, बिकॉज किडनी इज मेड अप ऑफ सेवरल न्यूफ्रॉन्स। ये वर्ड तो सबने सुना है, तो न्यूफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, इन जनरल किडनी के अलग अलग रीजन्स क्या क्या है, उनका नाम क्या है, वो समझना जरूरी है। सो इस तरीके से बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड हाउ दे आर रिमूविंग द वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट तो इतना अंदाजा आप लगा लो, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे पैसिव हो या एक्टिव हो, ये बात आपको पता है। तो रिमूवल भी किस बेसिस पे होगा, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ही होगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल जो यहाँ पे अप्लाई होगा। बट क्योंकि वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास थोड़ा सा एनालिसिस एंड दिमाग है, तो उसके हिसाब से स्मार्टली कैसे हो रहा है उसके बारे में आपको समझना है। ओके, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, और होमवर्क जो मैंने दिया है, जो हाईलाइट किया है, प्लीज एवरीवन ट्राई टू फाइंड द आंसर और ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। ओके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं समझ पा रहे तो ये होगा आगे पोस्टपोन। ओके, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी बच्चे हैप्पी न्यू ईयर सबको एडवांस में। ओके, Happy New Year. कुछ बच्चों के साथ Happy मैं New कल Year. मिलूंगी ऑफलाइन क्लासेस में। सो देन वी विल ट्राई टू डू समथिंग। ओके, कल कुछ करेंगे। फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट मींस हमारे पहले साल और पहली क्लास है बायो की आपकी। सो लेट्स सी, सो लेट्स मीट टुमारो। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, और जिनसे नहीं मिल पाऊंगी उनके लिए, उनको अभी से ही हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इनिशियल फ्यू डेज में हम लोग मिल जाए। ओके, आई थिंक पिंपल गांव के जितने भी बच्चे हैं, आज आपसे बातचीत हुई कुछ? पिंपल गांव के कितने बच्चे हैं इसमें? आई थिंक तेजस आप ही हो क्या सिर्फ, और प्रथमेश? बोले थे सर, आए थे। ओके ओके, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर आप लोगों से एक बार मुलाकात हो पाई या फिर आप लोगों को यहाँ पे ला पाए एक बार, सो वी विल डू दैट। ओके, सो लेट्स सी, आपसे भी मिलना है। और बच्चे, अगर तेजस, अगर आपको पुराने बच्चे या पुरानी जो गर्ल्स थी कुछ, उनकी अगर लिस्ट मिल पाए, उनका कुछ नाम वगैरह आपको पता हो, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो आप। ओके, इफ यू कैन रिमेम्बर, और आपको याद आ रहा है आपके कुछ क्लासमेट्स थे जो पिंपल गांव के थे, जो पहले ज्वाइन हुए थे, अगर कुछ वो गर्ल्स के नाम याद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन, टेक केयर, Bye, ma'am. गुड Bye नाइट, ma'am. Happy New Year ma'am. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। Happy New Year.